Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel Smartly by SSB Institute. This course is presented to you by me, Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector in the year 2018 through Maharashtra Public Service Commission examination, and I have appeared for class 1 interview in the year 2019. So friends, as you know कि हमने पॉलिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है विथ टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत एंड आज हम जो चैप्टर देखेंगे दैट इज Interstate Council. So let's begin the chapter. Interstate Council. So the Constitution makes some provisions with regard to Interstate Committee. पहले हम committee देखेंगे. What it says, adjudication, that is resolving of interstate water disputes. ठीक है, ये कुछ provisions है related to what? Related to Interstate Water Committee. Coordination through Interstate Council. Mutual recognition of public acts, records and judicial proceedings. ठीक है. Freedom of interstate trade, commerce and intercourse. In addition, the zonal councils have been established by the parliament to promote what? To promote interstate cooperation and coordination. Don't worry, हम लोग इसको डिटेल में नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. So what exactly इज इंटरस्टेट काउंसिल, वो उसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, विल बी सीइंग दैट. ओके, आर्टिकल 262 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजॉल्विंग ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. वो दो प्रोविजंस बताता है कि द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड. ठीक है, लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट ऐसे बोल सकता है दैट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विथ रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली. मतलब वो क्या बोल रहा है? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर रिजॉल्विंग. एडजुडिकेशन मीन्स व्हाट? रिजॉल्विंग. टू मतलब उसको कुछ उसका मैटर सॉल्व करना है, राइट? टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट. कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी फाइट्स हो या कोई कंप्लेंट हो विथ रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स. किसके रिलेटेड? वाटर्स ऑफ व्हाट? ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली. ठीक है. सेकेंड इज द पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint. पार्लियामेंट बोलता है कि ये रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ लॉ दे सकते हैं, मतलब रिजॉल्व इन सेंस इंटरस्टेट रिवर का जो भी इश्यूज हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जो भी डिस्प्यूट्स हो रिलेटेड टू वाटर. ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट बोलता है कि हम तो ये लॉ देंगे बट सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो भी है उसका इसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए. ओके, सो इसके लिए तो पार्लियामेंट ने दो लॉज बना है. द फर्स्ट लॉ इज द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 एंड द सेकंड वन इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956. ठीक है, तो पहला देखेंगे हम द रिवर बोर्ड एक्ट. इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स. ठीक है, रिवर बोर्ड एक्ट क्या बोलेगा कि रिवर बोर्ड्स का एस्टैब्लिशमेंट हो फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज. किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स. ठीक है, established by the central government. that establish कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न. ठीक है, जहाँ पर भी जो भी रिवर्स के वैली या तो फिर जो भी इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट की उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? रिवर बोर्ड एस्टैब्लिश करेगी. ओके, The Interstate Water Dispute Act empowers the central government to set up an ad hoc tribunal. Ad hoc tribunal मतलब क्या? Temporary tribunal for the resolving of a dispute between two or more states. ठीक है, जब जैसे कि अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र में रिवर डिस्प्यूट है, राइट. तो अभी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से रिवर को लेकर मतलब हमारे कर्नाटक और महाराष्ट्र स्टेट्स में ये है व्हाट वी से मतलब डिस्प्यूट है. ओके, तो ये जो भी दो स्टेट्स के बीच का जो डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू इन रिलेशन विथ वाटर, तो उसके लिए क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक टेम्पररी बेसिस पे एक ट्रिब्यूनल तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. ओके, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल. आपको यहाँ याद क्या रखना है कि ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. जिसमें भी डिस्प्यूट्स है उसके ऊपर जो भी ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा दैट डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. ठीक है, ये बाइंडिंग भी आपको याद रखनी है. सो द नेक्स्ट इज
The Supreme Court would indeed have jurisdiction to decide any dispute between the states in connection with water supplies if legal rights or interest are concerned. पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई भी कोर्ट का काम नहीं है. बट व्हेन लीगल राइट्स कम इन टू फोर्स, लीगल राइट्स और इंटरेस्ट का कुछ भी मैटर होता है, द सुप्रीम कोर्ट हैव सम जुरिडिक्शन टू डिसाइड. ओके, अभी तक 2019 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं? 8. कभी कभी ये पूछते हैं कितने बनाए हैं? 8 ट्रिब्यूनल्स. और वो कौन से हैं? प्लीज आप एक बार क्या देखिए, इसको सर्च कीजिए और इसका विकिपीडिया एक बार देख लीजिए, सो दैट यू विल बी गेटिंग द 8 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स. Now let's come to the point. It's Interstate Council. Article 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect what? To effect the coordination between the states and between the center and the states. मतलब कोऑर्डिनेशन, तालमेल जमाना है किसके बीच में? दो स्टेट्स के बीच में, या तो फिर दो एक सेंटर, या एक सेंटर, टोटल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स के बीच में. President can establish such a council if at any time it appears to him that the public interest would be served. प्रेसिडेंट वो काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकते हैं जब भी उन्हें लगा कि इसमें कोई पब्लिक का इंटरेस्ट हो सकता है. ओके, सो आर्टिकल 262 क्या बोलता है? आर्टिकल 262 हमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स मतलब उसका जो रिजॉल्विंग कैसे होता है उसके बारे में बताता है. और आर्टिकल 263 जो है इट सेज अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल्स. सो आर्टिकल 263 स्पेसिफाइज द ड्यूटीज, मतलब उसके ड्यूटीज कौन से वो उसको स्पेसिफाई करता है. लाइक एनक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स विच में अराइज बिटवीन द स्टेट्स. जब दो भी स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो उसके जो एनक्वायरी करनी है, दैट आर्टिकल 263 का उसमें क्या है, वो एक ड्यूटी है. इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, लाइक जो भी मतलब जो बात की वजह से फाइट्स हो रही है, जो इशू को लेकर हो रहा है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और उसका सब्जेक्ट्स रिलेटेड डिस्कशंस होनी चाहिए. एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच सब्जेक्ट. बट ये जो आया तो कुछ तो गड़बड़ हो जाती है. बट इट्स फंक्शन इज ओनली एडवाइजरी, ये बाइंडिंग नहीं होता है, अनलाइक दैट द कोर्ट विच गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन. लेकिन ये जो हमने बनाया है ना 263 इंटरस्टेट काउंसिल, इसका मतलब इसका फंक्शन तो है, ये 3 काम तो करेगा, ड्यूटीज निभाएगा, बट वो एडवाइजरी लेवल पे होगा, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग. ओके, आपको ये याद रखना है बिकॉज ये क्वेश्चन मल्टीलाइनर में आता है. सो नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल. तो जब व्हाट वी से जनता दल गवर्नमेंट जब थी ना, जब वीपी सिंह थे, इन द ईयर 1990 इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, द काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, मतलब उनको एवरी मतलब पूरे साल में 3 बार मिलना होता है. कितने बार? 3 बार. ठीक है, मतलब हर 4 महीने में वो एक बार मिलते हैं. तो इसकी जो रिकमेंडेटरी बॉडी होती है उसमें कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ व्हाट? ही विल बी द चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स. ठीक है, ये मेंबर्स कौन है हम लोग बस ये देख रहे हैं. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जिसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसके भी चीफ मिनिस्टर्स. लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है जो यूनियन टेरिटरी को, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स दैट आर द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. ओके, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है, जो भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उसका कंट्रोल तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, इसीलिए उनके गवर्नर्स को उसका मतलब लिया जाता है. एंड 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग व्हाट? होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो आपको एग्जाम के लिए आपको ये 6 मेंबर्स याद रखने हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड. ओके, कि उसके इंटरस्टेट काउंसिल का एक तो एस्टैब्लिशमेंट पूछेगा, वो कौन से मतलब प्राइम मिनिस्टर के समय था, एंड व्हेन उसका ईयर पूछेगा, और उसके मेंबर्स जो है उसके ये 6 मेंबर्स आपको याद रखने हैं. प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर. ओके, सो अभी हम इसका एक स्टैंडिंग कमेटी देखते हैं. स्टैंडिंग कमेटी का सेटअप कब हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996 फॉर कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल. उसमें कौन मतलब मेंबर्स कौन होते हैं? हमारा यूनियन होम मिनिस्टर, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 9 चीफ मिनिस्टर्स.
जस्ट ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कि स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 9 चीफ मिनिस्टर्स. The council is assisted by a secretariat called the Interstate Council Secretariat. काउंसिल को असिस्ट कौन करता है, एक सेक्रेटरिएट, उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट. It was this secretariat was set up in 1991 and is headed by a secretary to the government of India. Since 2011 it is also functioning as the secretary of the zonal council. अभी zonal council हम parliament chapter में डिटेल में देखेंगे. Till then just remember this, there is a standing committee और उसके members कौन है. Now we'll see the interstate trade and commerce. आर्टिकल 301 to 307. कौन से आर्टिकल्स आपको ये याद रखना है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि इसका जो आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल 301 to 307 इज रिलेटेड टू व्हाट, ओके, और वो पार्ट कौन से, इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डील्स विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये ट्रेडिंग रिलेटेड आर्टिकल्स है. सो आर्टिकल 301 बोलता है कि द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री. ये फ्री वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी मतलब हमारा लेन देन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 301 इट शुड बी फ्री थ्रू आउट द इंडिया. ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर बैरियर्स. इसका मतलब मेन हेतु क्या है, मेन मोटो क्या है, टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर बैरियर्स बिटवीन द स्टेट्स टू क्रिएट वन यूनिट. ठीक है, मतलब जो भी बॉर्डर बैरियर्स होती है उसको निकालना है और बस एक यूनिट बनाना है विद अ व्यू टू एनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. बस याद क्या रखोगे, 301 जो आर्टिकल है, 301 जो आर्टिकल है, उसका जो मेन मोटो है कि बॉर्डर बैरियर्स निकाल दे और फ्री ट्रेड जो है उसको ज़्यादा प्रोत्साहन दे. ठीक है, अभी देखो, द पार्लियामेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, मतलब पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स और विद इन अ स्टेट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट. बट, ठीक है, फिर से बट आ गया है, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रिफरेंस, the parliament cannot give preference to one state over another or discriminate between the states except in the case of scarcity of goods in any part of India. तो फ्रेंड्स देखो, हमने फ्री ट्रेड तो बोल दिया, 301 आर्टिकल के हिसाब से फ्री ट्रेड होना चाहिए. तो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है ना, पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि वो फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड जो दे रहा है ना, उस पर वो क्या करें, उसके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए. लेकिन अगर उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा भी दिया है तो वो पार्लियामेंट मतलब कोई एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रिफर नहीं कर सकता है. मतलब वो गुजरात को ज़्यादा मतलब ये नहीं करेगा, ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लाइक जम्मू कश्मीर को नहीं करेगा, महाराष्ट्र को नहीं करेगा. इट हैज़ टू मेंटेन इक्वालिटी बिटवीन ऑल द स्टेट्स अनटिल एंड अनलेस. कब तक करेगा, जब तक अगर कोई फ्लड्स की वजह से या ड्रॉट्स की वजह से कोई ऐसी स्केर्सिटी ना हो जाए ना, तब तक क्या करेगा पार्लियामेंट, उसके ऊपर मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट पे प्रिफर नहीं करेगा. ठीक है, the legislature of a state can impose reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce and intercourse with that state or within that state in public interest, but a bill for this purpose can be introduced in the legislature only with the previous sanction of the president. The same point is repeated. आपको बस यहाँ पे याद क्या रखना है कि वो जो लेजिस्लेचर, हमने जो पार्लियामेंट देखा था ना कि जैसे वो इम्पोज कर सकते हैं, वैसे ही सेम इज द केस इन द स्टेट्स, लेजिस्लेचर्स भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, पहले उनको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. फर्दर, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट गिव प्रिफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर. जैसे हमने पार्लियामेंट के सेंट्रल में देखा था कि एक दूसरे के ऊपर वो मतलब प्रिफरेंस नहीं दे सकते हैं और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वैसे ही. ओके, the legislatures of a state can impose on goods imported from other states or the union territories any tax. मतलब टैक्स लगा सकते हैं लेजिस्लेचर्स. ठीक है, the freedom is subject to the nationalization laws, that is laws providing for monopolies in favor of the center or the states. 301 क्या बोलता है, बस आपको बस यही माइंड में बिठाना है कि 301 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड. पार्लियामेंट उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. सेम क्या है, इंटरस्टेट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी ये लगाएंगे, बट इट कैन नॉट put on discriminations. Like thus the parliament or the state legislature can make laws for the carrying on
by the respective government of any trade, business, industry or service. Okay. अभी हम देखेंगे जोनल काउंसिल्स. ओके, आई हैव एडेड इट इन दिस चैप्टर ओनली, तो वो पार्लियामेंट में नहीं होता है. ओके, द जोनल काउंसिल्स आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज. दे आर एस्टैब्लिश्ड. एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि हाउ आर दे एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो जोनल काउंसिल्स आर व्हाट, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड by the act of parliament, that is states reorganization act of 1956. ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, एंड इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. हम हड़बड़ाहट में हमेशा ये भूल जाते हैं, बट ट्राई टू रिमेंबर कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है. द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 जोन्स. तो 5 जोन में बनाया गया है एक्ट की वजह से कंट्री को. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड वन इज सेंट्रल, दैट इज द 5th one. And it provided a zonal council for each zone. While forming these zones, factor considered were, मतलब कौन से factors को consider किया था? The natural division of the country, the river system, the cultural and linguistic affinity, and the requirements of economic development, security and law and order. So आपको बस ये थोड़ा सा ऐसे बस overlook करो उसके लिए, but main आपको ये दो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे. ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका भी क्वेश्चन आता है. जैसे हमने देखा था इंटरस्टेट काउंसिल में कौन होता है, कौन से मेंबर्स होते हैं, वैसे अब हम क्या देखेंगे, जोनल काउंसिल में कौन से मेंबर्स होते हैं. द फर्स्ट इज होम मिनिस्टर of the central government, chief minister of all the states, two other ministers from each state in the zone, and एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी. ठीक है, आपको थोड़ा सा इंटरस्टेट का और इसका आपको याद रखना होगा, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार नोट्स बनाइए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. बार बार बुक पलटाने से अच्छा है कि एक नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए. ओके. द होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन. जैसे हमने इंटरस्टेट काउंसिल में देखा था, दैट कॉमन चेयरमैन वॉज प्राइम मिनिस्टर. ओके. Each chief minister acts as a vice chairman of the council by rotation, holding office for a period of 1 year. मतलब हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या होगा, बाय रोटेशन वो वाइस चेयरमैन बनेगा. अभी जोनल काउंसिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू हेल्प इन अरेस्टिंग द growth of acute state consciousness, regionalism, linguism and particularistic trends. ठीक है, to help in removing the after effects of separation in some cases, so that the process of reorganization, integration and economic advancement may be synchronized. आप इतना ही याद रखना ऑब्जेक्टिव में कि उसको इमोशनल इंटीग्रिटी जो भी है कंट्री का मेंटेन करना है, बस कंट्री को बांध के रखना है. ठीक है. The next is to enable the center and the state to cooperate with each other in social and economic matters and exchange the ideas and experience in order to evolve uniform policies. मतलब यहाँ पे याद कैसे रखोगे कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या करना है, तालमेल बनाए रखना है, सो दैट उनकी जो इकोनॉमिक मैटर्स हो, सोशल मैटर्स हो और उनके कोई भी आइडियाज़ हो वो एक्सचेंज कर पाए. ओके. To cooperate with each other in the successful and speedy execution of major development projects. In order to cooperate with each other, मतलब cooperation maintain होनी चाहिए, and to secure some kind of political equilibrium between different regions of the country. ठीक है. अभी हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि एक सेपरेट काउंसिल बना था. इन एडिशन टू द अबव जोनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971. तो उसके मेंबर्स कौन हैं? दैट आर आई थिंक 7 मेंबर्स, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम. ओके. ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो इसमें ये काउंसिल के अंडर आते हैं, और उसके भी फंक्शंस जो सेम है हमारे जोनल काउंसिल्स, बट विथ फ्यू सम एडिशंस, थोड़े बहुत एडिशंस होते हैं. ओके. सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंटरस्टेट काउंसिल का आपको कुछ ना टेंशन लेने जैसा कोई नहीं है, बट आपको ये बस याद कैसे रखना है कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसके मेंबर्स कौन है, उसे कौन इलेक्ट करता है, वो डिस्प्यूट्स का जो मतलब बाइंडिंग होता है या नहीं होता है, इज इट कंपलसरी और नॉट. ठीक है, उसका जुरिडिक्शन कैसा है, उसकी कमिटी में कौन होते हैं, जोनल काउंसिल कौन सी बॉडी है, इज इट अ स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, उसके मेंबर्स कौन थे, उसका मोटो क्या है. ओके. सो दिस फ्यू थिंग्स आपको बस एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो. ठीक है, एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो बस रिविजन इज मस्ट. ट्राई टू रीड अ सिंगल बुक 100 टाइम्स rather than reading 100 बुक्स वन टाइम. ओके. ये बात हमेशा याद रखना, एक बुक को 1000 बार पढ़ो बट 1000 बुक को मत पढ़ना. ओके.
So comment me if you have any doubts. Till then, bye bye, take care, and we'll be continuing in the next lecture.